रेडमी नोट अपना नाम लिख दो चैट बॉक्स में। रेडमी नोट नाम लिख दो बेटा, तो घर भी हटा देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दो या दोबारा एंटर कर लो। ठीक है। तुम भाई जब तक ये इकट्ठे होंगे, तुम्हें कुछ कहना हो सुनना हो तो फटाफट बोलना शुरू कर दो, जिससे बात हो पाए। आराम से हाथ उठा के पूछ लो, क्या क्या रह गया ये बताना हो या कुछ और बात हो तो फटाफट पूछ डालो, क्योंकि भी ना आने में 1-2 मिनट लगेंगे। इसमें से कोई सिलेबस रिड्यूस हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो बता देना। सक्षम सिंगल देख के बता दो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई सिलेबस कम हुआ है नहीं हुआ। देखता हूँ बेटा, मैं चेक कर ले रहा हूँ थोड़ा सा। तो एक तो इसमें कहा हुआ है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, वो हटा दिया है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है, एक चीज तो ये कम हुई है। वो सिलेबस पढ़ोगे तो वहां मिल जाएगा। ऐसा यूनिट के बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तुम्हारी बुक में लिखा मिलेगा, और नए सिलेबस में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है। तो वो ध्यान से पढ़ लेना। अभी शुरुआती तौर पे तो एक ही नजर आया मुझे, ठीक है, बाकी काम तुम्हारा है। पुरानी बुक सामने रख लेना, नेट पे सिलेबस खोल लेना, दोनों को चेक कर लेना, ठीक है ना। ये काम तुम्हें खुद करना है। तुम भाई टाइम के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे बच्चों को, यही टाइम रखना है या टाइम बदलना है वो तुम तय कर लो फटाफट। अब एक आध हाथ उठाओ तो पता चले, क्योंकि कायदे से तो 2 टाइम तय हुए थे, तो उन्हीं टाइमों पे मैं डटा रहना चाहिए, है ना। तीसरा टाइम हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बच्चे ने टाइम चेंज करने के लिए जबरदस्ती की थी, तो उसका उस 6 से 7 में भी कोई ट्यूशन है तो बात नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। तो 6 से 7 वाला टाइम उसी के लिए बदल रहे थे, वो अभी है नहीं शायद बैच में तो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तुम जितने हो यही टाइम रखना चाहते हो, अभी 2-4 बार इकट्ठे हो जाएंगे। किसी को चेंज कराना हो, नहीं चेंज करना हो तो लिखो, ठीक है। सबको यही कंफर्टेबल है। और बात भी ये होती है हमारे प्रोफेशन में, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जिस टाइम पे कमिटमेंट किया हो वो टाइम बदलना नहीं चाहिए, जब तक कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं हो। चलो, फिर भी बता दूंगा, है ना। जब तक ये फिजिक्स चल रही है तब तक तो 2 बैच रहेंगे, है ना। फिजिक्स खत्म होने के बाद एक सिंगल बैच हो जाएगा 3 to 4, ठीक। उसका कुछ रीजन ये है कि बच्चे दोनों में बहुत कम कम होंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। फिजिक्स तो अलग से दोनों बैच में चलेगी, फिर मैथ्स तो ज्यादातर खत्म हो चुकी है, बची नहीं है। अब एक बस
आखिरी क्वेश्चन जो है उसके बाद फिर पढ़ाई की बात शुरू हो पाएंगी। वो क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है जो मुझे खुद भी याद नहीं है बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन ये है कि फिजिक्स में हम कितना कर चुके हैं, ठीक है, और उसका जवाब ये बेहतरीन बच्चे बैठे हुए अपने आप दे देंगे, कई सालों को उनको याद होगा। रिवीजन बैच की बात चल रही है बेटे, है ना। रिवीजन बैच में आई थिंक सो चैप्टर 1 2 3 हमने नहीं किए, ये बात बिल्कुल ठीक होगी शायद, है ना, क्योंकि मैथ्स ज्यादा खत्म कराई थी, फिजिक्स जानबूझ के रोकी हुई थी। तो चैप्टर 1 2 3 नहीं हुए, एक बच्चे ने यस लिख दिया। चैप्टर 4 हो चुका है ना। अभी मैं धीरे धीरे डिस्कस कर लूंगा जिससे कोई परेशानी नहीं है। चैप्टर 4 हो गया है, चैप्टर 5 हो गया है, यदि नहीं हुआ तो हाथ उठा के मना करो। 4 खत्म, 5th खत्म। चैप्टर 6 के बारे में लिख दो, हुआ है नहीं हुआ बता दो। लाइट के तीनों हो गए, ठीक लिखा। चैप्टर 6 हो गया है, ये तीनों खत्म हो गए। इसके बाद कैलोरीमेट्री हो गई है, यानी कि चैप्टर नंबर 11 हुआ है, ठीक है। 4 5 6 11 एंड चैप्टर नंबर 12 ऑफिशियली इतने खत्म हो गए। जिन लोगों के रहेंगे उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। एक नया मोड आज से शुरू हो जाएगा, वो तुम्हें पसंद आएगा, क्या है वो शाम तक पता चल जाएगा, है ना। तो कोई चिंता की बात नहीं है, इसलिए इतने तो हो गए। अब इसके अलावा कोई और हो गया तो ईमानदारी से लिख दो। नहीं, इतने ही हुए। सार्थक सक्सेना यस लिख दो यदि इतने ही हुए हैं तो, ठीक है। मतलब इतने चैप्टर हमारे हो चुके हैं 5, और टोटल जो चैप्टर बचे हैं वो 11 बचे हैं टोटल, ठीक है ना। एक चैप्टर हटा दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 10 चैप्टर हट गया, तो 11 टोटल चैप्टर थे, उसमें से 5 हो गए, तो बहुत पीछे नहीं है ना। और बचे हुए चैप्टर वो है जिनमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक चैप्टर 9 तो आसान वाला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो ताकतवर है, तो इसके न्यूमेरिकल में भी तुम्हें परेशान कर सकते हैं, इसलिए दोबारा पूरा कराता हूँ। थ्योरी उतारनी है तो उतार सकते हो। अब हमारा सबसे पहला एम ये होता है इस चैप्टर के लिए कि V इज इक्वल टू आई आर तक पहुंचना, ठीक। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है, ये हमारा पहला एम है कि हम V इज इक्वल टू आई आर तक कैसे पहुंचे। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा एम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में 3 टर्म आते हैं, क्या क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियसली हमें पहले इन तीनों के बारे में पढ़ना है ना। तो सिस्टमेटिक में यही होता है कि मान लो तुम्हें V इज इक्वल टू, पहला सबसे पहली चीज लिखी है ओम्स लॉ। तो भाई ओम्स लॉ तब आएगा जब ये पता हो वी क्या होता है, आई क्या होता है, आर क्या होता है, इसके ऊपर सारी क्वेश्चंस, इनके ऐसा यूनिट, फॉर्मूले, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। तो वहीं से शुरू करते हैं। पहला लिख लो करंट, आई, ठीक है। करंट, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी, है ना। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या दूसरे तरीके से रख सकते हैं, करंट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। करंट flowing through a point in 1 second, या करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना करंट फ्लो कर रहा है ना, वो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, द चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर, है ना, कितना चार्ज फ्लो करता है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटर है पहली डेफिनेशन ज्यादा अच्छी रहती है, उसको याद कर लो तो ज्यादा बेटर है। द करंट इज रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है उसको करंट बोलते हैं। फिर आता है करंट का क्या फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है, कितना चार्ज फ्लो करता है और कितने टाइम में फ्लो करता है, ठीक। फिर इसमें नई चीज आ गई, क्यू क्या हो सकता है, तो हम लिखेंगे क्यू इज एन इंटू ई। ये क्या मतलब हुआ, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई का मतलब होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एंड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये घर से याद करके जाना है, ठीक। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, करंट की डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, या चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट इन अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, कैसे भी लिख सकते हो।
फिर चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है। एन क्या है, नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। एन इन ये नंबर हो गया, और ये ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन हो गया। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। ठीक, तो ये तो पहला फॉर्मूला हो गया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की एसआई यूनिट लिख लो, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, एंड एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, है ना। टाइम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, तो टाइम समझते हो। टाइम की यूनिट सेकंड होगी, इसकी यूनिट कूलम होगी, है ना। इसको कैपिटल सी से लिख के, इसको स्मॉल एस से लिख के। और जो करंट है इसकी यूनिट होती है एम्पियर, कैपिटल ए से लिखते हैं, है ना, या ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होता है। यानी कि 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक, अब लिख लो डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर is the current through a conductor when 1 coulomb charge pass through it in 1 second। ठीक है, 1 सेकंड में पास होना चाहिए। तो अब तक हमने क्या क्या कर लिया वो समझ लो। करंट की डेफिनेशन हो गई, करंट का फॉर्मूला हो गया, क्यू क्या होता है वो बता दिया, यूनिट क्या होती है 1 एम्पियर की डेफिनेशन, और ऑब्वियसली ये लिख लेना ऐसा यूनिट इज एम्पियर, है ना। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। ये सब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं। इसके अलावा एक चीज और लिख लो, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, और ये दुनिया की इकलौती स्केलर क्वांटिटी है जिसमें कि हम डायरेक्शन दिखाते हैं बट वेक्टर नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो हमने कहा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो हम करंट का डायरेक्शन डिसाइड करते वक्त ऐसे लिखते हैं, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो एरो बनाते हैं। तो इकलौती क्वांटिटी है दुनिया में जिसमें हम एरो तो बना रहे हैं बट इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। उसका रीजन क्या है कि जो एरो होता है ये सिर्फ हमें ये इंडिकेट करके बताता है कि जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उसके फ्लो की क्या डायरेक्शन है, नेगेटिव चार्ज के फ्लो की क्या डायरेक्शन है। ये हो गया ऑल अबाउट करंट 10th स्टैंडर्ड तक के लिए। अब आराम से तुम इसमें पूछो करंट के बारे में क्या क्या जानना चाहते हो, थोड़ी हिम्मत से हाथ उड़ा लो यार, एक जो जो डाउट है पूछ लो, कोई डाउट नहीं, सब एक एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बच्चे ने उठाया, आदित्य भैया बोलिए। What is scalar and vector quantities? हाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है ना। जैसे टाइम है, हम ये नहीं बताएंगे नॉर्थ डायरेक्शन में टाइम, साउथ डायरेक्शन में टाइम, ठीक है। स्पीड है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर होती है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। फिर सवाल उठता है कि हम ये दिखाते क्या है, तो ये फ्लो दिखाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो क्या है, नेगेटिव चार्ज का फ्लो क्या है, बट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये थोड़ा टेढ़ा मामला है ना, लेकिन मैं बता दिया करंट इज गारंटेड अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि करंट वेक्टर क्वांटिटी है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आदित्य भैया कुछ और पूछना हो तो बोल देना। No, sir. No, sir. Thank you, sir. और बोलो भाई लोगों, एक आध कुछ और मत करके पूछो, नहीं तो करंट की बात खत्म हुई बेटे, है ना। हमारा एम यही है। एक और चलो कुशाक भैया पूछ लो जितना पूछना, और कोई बात पूछनी वही पूछ लेना बेटे। हाँ सर, करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ऑपोजिट क्यों होता है? नहीं, करंट का फ्लो नहीं, करंट का फ्लो जो होता है बेसिकली इसको बोलते हैं करंट। इसने जो पूछा है इसके ऊपर 2 सेंटेंस और लिख लो, वैसे तो आगे भी बताता ही मैं। 2 सेंटेंस लिख लो। पहला सेंटेंस देखो, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब करंट की एक डायरेक्शन ऐसे है तो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब ये सब बातें क्या है, ये सब मैंने नहीं तय की, ये तो सब साइंटिस्ट ने तय की है। यही हो सकता था तुम उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते या करते
तो हो सकता था वो तुमसे कन्वेंस हो जाते, डायरेक्शन उल्टा मान लेते, तो पूरी दुनिया उल्टी चलने लगती है ना। लेकिन अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये माना गया है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी में करंट फ्लो करेगी। एंड दूसरी चीज लिख लो, करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नेगेटिव चार्ज। करंट के फ्लो का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन से उल्टा होता है। और यदि हम मान लो डे 1 पे साइंटिस्ट उल्टा मान लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, है ना। लेकिन वो बहुत सोच समझ के तय होती है चीजें, मैं तुम में से कोई भी तय नहीं कर सकता। कुशाक भैया आगे बोलो, क्या कह रहे हो? हाथ दोबारा अनम्यूट करो, बोलो बेटा, पूछ लो फिर। कुशाक भैया पूछना है बस सर यही था। मतलब ये फिक्स है, लेकिन मैंने नहीं किया, फिक्स करने का काम था साइंटिस्टों का। अब जैसे नॉर्थ पोल है, उसको पॉजिटिव मान लिया, उल्टा मान लिया तो पता नहीं कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। तो मानी हुई चीजों में कोई चेंज नहीं हो सकता। बस ये तुम्हें याद रखना है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। मतलब क्या हुआ, आगे भी बताऊंगा डायग्राम में। करंट यदि ऐसे चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं, उल्टे चलते हैं, है ना। मतलब करंट का फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए नेगेटिव को माना गया है। तो नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है। देन सेकंड चीज अबाउट द रेजिस्टेंस, है ना। डेफिनेशन बहुत सी है, बोर्ड वाले हमारी डेफिनेशन को कभी नहीं काटते, है ना। होम एग्जामिनेशन का कुछ पता नहीं होता, तो बोर्ड वालों के लिए बेस्ट डेफिनेशन है, लिख लो। रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन in the path of flow of electric current. Resistance is obstruction, रुकावट, है ना, obstruction in the path of flow of electric current. इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो उसको रोकने का काम जो करता है उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। और यही कॉज है, जैसे मान लो स्पीड ब्रेकर दिखाते हैं ना, तो करंट के लिए हम रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे स्पीड ब्रेकर बना देते हैं। स्पीड ब्रेकर का मतलब क्या, ये करंट को रोकेगा। यहाँ पे लिख देंगे 2 ओम, ये फिक्स रेजिस्टेंस होता है। यदि वेरिएबल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करते हैं, ये एरो बना देते हैं। और वेरिएबल रेजिस्टेंस ये 9th क्लास की चीज है ना, लेकिन समरी के लिए बता दे रहा हूँ। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है इसको रियोस्टेड बोलते हैं, लिख लो भाई। रियोस्टेड मीन्स अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इन विच रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड, है ना। जिसमें रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं वो रियोस्टेड होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इसकी लिमिट होती है, जैसे हमने यहाँ लिख देंगे कि 1 ओम से लेके 10 ओम तक इसकी वैल्यू है, ठीक। एक रेजिस्टेंस बॉक्स टाइप के होते हैं, वो कितना भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, तो उसके हिसाब से वैल्यू चेंज कर देते हैं। 2 तरह के रियोस्टेड होते हैं, उनकी जरूरत नहीं है, वो नाम पता होना चाहिए। रियोस्टेड इन विच रेजिस्टेंस कैन बी चेंज, रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं, ये फिक्स रेजिस्टेंस हो गया। तो पहली बात डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन में ये था, द ऑब्स्ट्रक्शन in the flow of electric current, है ना, the obstruction in the flow of path of the electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, रुकावट आएगी, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये तो एक बात हुई। फिर ऐसा यूनिट लिख लो, इट्स ऐसा यूनिट इज ओम, OHM, और ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओमेगा ऐसे, ओमेगा की घड़ियां होती है, वही वाला सिंबल है ये, ओमेगा ग्रीक अल्फाबेट है, represented by omega। आनंद भैया टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, ये उस बैच में पढ़ाऊंगा, वहां जहाँ पे भी 11th का बैच शुरू होने वाला है ना, वहां टेंसर क्वांटिटी आएंगी। 3 तरह की होती है, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर। तो यहाँ पे टेंसर बताऊंगा तो ये बाकी बच्चे को टेंस में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं एक 11th के बैच की फिजिक्स की शुरुआत है, जो लोग पूरी तरह से बोर हो चुके हो, है ना, 10th का पढ़ पढ़ के, वैसे उसमें ये वादा किया है कि इन्हीं चैप्टरों को अच्छी तरह कराएंगे। जैसे वर्कपा बैनर्जी 11th की बुक की भी खत्म हो जाएगी, तो यदि चाहो तो 11th का बैच है, प्योर 11th फिजिक्स का है। चाहे तुम ICSC में जाओ, जो बदल के ISC हो जाता है, ठीक है, ICSC 10th तक, ISC 12th में, चाहे तुम CBSE में जाओ, दोनों बोर्ड का फिजिक्स का सिलेबस 100% आइडेंटिकल है। किसी भी स्कूल की 11th क्लास का जो सिलेबस है वो उस बैच में होगा, ठीक है ना। प्लस सम ऑब्जेक्टिव और बहुत सारी चीजें। तो आज कोशिश करूंगा, फॉर्म डाल दूंगा,
यदि बच्चों ने फॉर्म भरवा रही है 20-22 हो गए तो मैं बना ही दूंगा, और नहीं तो इंडिविजुअल पढ़ा लूंगा, इंडिविजुअल में ज्यादा फायदा रहेगा, वो हो जाएंगे आराम से। तो एक बच्चे ने लिखा था व्हाट इज टेंसर क्वांटिटी, तो इससे याद आ गया मुझे, ठीक है ना। तो एक तो आर रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होता है उसकी डेफिनेशन तो बता दी, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन की टर्म होता है ना, की टर्म लिखते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन को अंडरलाइन कर लोगे, गारंटी है तुम्हारी डेफिनेशन कभी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो की टर्म इज ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन बाई या इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तो डेफिनेशन हो गई। ऐसा यूनिट ओम होती है, रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ऑब्वियसली आर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं होती। एंड आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। इसमें आर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, रो लिख लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसके बारे में कल बात करेंगे। एल लेंथ एंड ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, दम कोई किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लिख लो, ये बहुत आता है क्वेश्चन एग्जाम में। नेम द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। आंसर में आएगा जो इसमें लिखे हैं वही होगा। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मेटीरियल, मेटीरियल के ऊपर डिपेंड करता है ना, कौन सा मेटीरियल हम यूज कर रहे हैं। कई मेटीरियल ऐसे होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, वो अच्छा कंडक्टर होता है। दूसरा लेंथ ऑफ द वायर, कितनी लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड थर्ड वन इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये जैसे ये हमने वायर लिया तो इसमें ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, यहां से करंट एंटर कर रहा है, डिपेंड करता है किस में से करंट एंटर कर रहा है, कहां से। ये करंट ऐसे एंटर कर रहा है और ऐसे निकल रहा है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। इसको लेंथ ऑफ द वायर बोल देंगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और रो जो होता है मेटीरियल के ऊपर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मेटीरियल। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर दुनिया का सबसे बेस्ट कंडक्टर है ना। जो सिल्वर है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होते हैं। देन अफोर्डेबल कॉपर होता है, हमारे घर में जितने भी वायर लगते हैं वो सब कॉपर के होते हैं क्योंकि अफोर्डेबल है। सिल्वर इज वेरी वेरी कॉस्टली, तो हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं ना। कॉस्ट वाइज देखें तो सिल्वर अबाउट 74,000 की है फॉर 1 kg। कॉपर अबाउट आता है 420 रुपीज अ kg। और यदि हम रेट कम ज्यादा होते रहते हैं, सबके रेट मुझे मालूम है जरूरी नहीं, सिल्वर का रेट कंफर्म है, ये कल का रेट है, ठीक है ना। आयरन का मुझे याद नहीं है पक्का, लेकिन मान लो कि 42 रुपीज अ kg होता है आयरन का रेट, है ना। तो जो आयरन के तार होते हैं बहुत सस्ते बनते हैं, कॉपर के थोड़े महंगे होते हैं, सिल्वर के बियॉन्ड इमेजिनेशन होते हैं। तो सिल्वर से हम घर की वायरिंग नहीं कर सकते, इसलिए कॉपर की वायरिंग करते हैं, ये अगले वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है ना। तो कॉपर वायरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता। सिल्वर तो बिल्कुल ही नहीं करती है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो जाता है उसका, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। आयरन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए हम आयरन के तार घर में नहीं लगा सकते। चाहे कॉस्ट कटिंग करने के लिए तुम सोचते नहीं यही लगा लेते, बट ये पॉसिबल नहीं है ना। ये तब लगाते हैं जैसे तुम कभी जनकपुरी वगैरह में जाओ, है ना, रामलीला वगैरह में जाओ, जो सड़क पे लगे होता तार होते हैं वो इसके ही होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर का तार तो वहां से चोरी हो जाएगा। तो बिजली वाले जो सड़क पे बल्ब लगाते हैं 3-3 करके, वो जो होते हैं वो आयरन वायर के होते हैं, उनका तार बहुत सस्ता होता है जिससे काट के नहीं ले जाए। नहीं तो वो जो पौवा पीने वाले होते हैं वो कॉपर के वायर को काट के ले जाएंगे सारे को। 1 किलो कॉपर इकट्ठा कर लिया तो 420 रुपए के हो गए, उसमें बहुत सारा सामान आएगा उनके खाने पीने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए सड़क पे जो तार लगता है, कभी भी तुम जनकपुरी वगैरह में जाओगे वहां सड़कों पे बल्ब लगे होते हैं बीच में, तो वो सारे आयरन वायर से होते हैं। हमारे घर में जो कनेक्शन होता है ये सब कॉपर वायर से होता है। सिल्वर बहुत मुश्किल है लगा पाना, है ना। तो ये तो एक बात हुई, किन फैक्टर को डिपेंड करता है। एक फैक्टर जो है वो नहीं लिखना होता बट डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड ऑन, लिख लो कहीं अपनी कॉपी पे, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर।
Generally for metals, resistance also depends on temperature. Generally for metals, as temperature increases, resistance also increases. ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है जो रेजिस्टेंस होता है वो भी इंक्रीज करता जाता है. ठीक है, अब दो फैक्टर हो गए. अब रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया, ज्यादातर सारी चीजें हो गई. स्केलर क्वांटिटी होता है, एसआई यूनिट बता दी, है ना. अभी डेफिनेशन इसकी नहीं लिखी है, डेफिनेशन हम दूसरी तरीके से लिखेंगे क्योंकि ये वाली डेफिनेशन ज्यादा अच्छी नहीं होती है ना, तो दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे ओम्स लॉ के थ्रू, वो भी लिख सकते हो. दो में से कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हो, हम दूसरी जगह लिख लेंगे. डिफाइन 1 ओम है ना, उसकी डेफिनेशन आगे लिख देंगे. यहां तो कुछ पूछना तो फटाफट फिर हाथ उठा दो. एक भी नहीं. चलो, तीसरी चीज है पोटेंशियल. इसकी दो डेफिनेशन है ना, वो दोनों में से कोई भी रट लेना, दोनों ही रटनी पड़ेंगी तुम्हें. बस अच्छी बात यह है कि यदि हमारे ही पढ़ते थे तो मैं तब भी तुम्हें ध्यान दिलाया था 9th क्लास में. 9th में रट लोगे तो वही 10th में, वही 11th में, वही 12th में, कहीं कोई बदलना नहीं है. तो बेटा कि जिन लोगों ने 9th में रटी हुई है उन्हें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, वही 9th वाली डेफिनेशन अगेन है, कोई फर्क नहीं आया. ठीक है ना, 9th में भी थी डेफिनेशन, अब भी, और सेम डेफिनेशन लिख सकते हो 9th की बुक वाली. तो डेफिनेशन ये थी 9th में, है ना. एक तो पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखना चाहो लिख लो. Electric potential at a point is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that particular point. Infinity to that particular point. एक बार फिर से सुन लो, है ना. Electric potential is defined as the amount of work done in a unit positive charge from infinity to that particular point. है ना. मतलब ये हुआ है, मान लो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं तो हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज जो कि 1 कूलम का होगा. इसको लेके आएंगे कहाँ से, इन्फिनिटी से. इन्फिनिटी किसी ने देखी है? आंसर नो, कुछ नहीं, सिर्फ डेफिनेशन है ना. डेफिनेशन किसने तय की? हमारे बुजुर्गों ने, फिजिक्स के बुजुर्गों ने, इसलिए हम कोई हिब्बत नहीं कर सकते, है ना. इन्फिनिटी से +1 कूलम का यदि चार्ज हम लेके आएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट पे लाने के लिए, और जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को पोटेंशियल बोलते हैं. फॉर्मूले के फॉर्म में यदि हम लिखना चाहते हैं तो V = W/Q ये फॉर्मूला होता है. W क्या है? वर्क डन. मान लो किसी को यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं मिला तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह वो 5 कूलम 10 कूलम का चार्ज ले आया तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे, है ना, जिससे 1 के लिए आ जाए. तो ये फॉर्मूला है. ठीक, इसी के साथ एक डेफिनेशन और लिख लो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डेल V. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जनरली इसको भी V से ही लिख देते हैं, होता तो पोटेंशियल डिफरेंस है लेकिन लिख V से ही देते हैं, है ना. तो झंझट मत पढ़ना, हो सकता है V लिखा मिल जाए तुम्हें ज्यादातर जगह, जैसे V = IR, उसमें भी V पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसको V भी लिख देते हैं. लिख लो, ये है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस. लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज the amount of work done in taking a unit positive charge from one point to another point, from one point to another point. मतलब ये हुआ कि यदि मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस. तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाएंगे, +1 कूलम का एक चार्ज, कहां से कहां तक? A से B तक. जितना वर्क करना पड़ेगा वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. और यदि
यदि हम फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल वी इज इक्वल टू कितना टोटल वर्क डिवाइडेड बाय द टोटल चार्ज। ये 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 5 होगा तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं। फिर देखो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक है, दोनों की SI यूनिट वोल्ट होती है। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, ठीक, एंड पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटीज, दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है, नो डायरेक्शन इन्वॉल्व। फिर लिख लो डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की डेफिनेशन, डिफाइन 1 वोल्ट। किसी भी डेफिनेशन को लिखने के लिए फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लो 1 वोल्ट की डेफिनेशन चाहिए हमें, तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। W क्या होता है 1 जूल, और ये क्या हो गया 1 कूलम, तो ये आ जाएगा 1 वोल्ट। यही से हम फॉर्मूला लिख देंगे और डेफिनेशन लिख देंगे। देखो 1 volt is the potential difference when 1 joule work is done, 1 joule work is done in taking 1 coulomb charge from one point to another point। अब की टर्म क्या है 1 जूल 1 कूलम, ये दोनों आ जाएंगे तो कुछ नहीं, एग्जाम में कोई शांति मिल जाएगी, पूरे नंबर देगा। फिर से सुन लो, है ना। 1 वोल्ट is the potential difference when 1 joule work is done in taking a charge of 1 coulomb, है ना। यूनिट चार्ज 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को ले जाने में। तो ये हो गया, 3 चीजें हो गई। कुछ पूछना था थोड़ा बड़े नहीं, तो बस ओम्स लॉ की डेफिनेशन याद कर लेना। वो क्या होती है, यदि मान लो ये कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अक्रॉस, है ना, हमने कोई बैटरी वगैरह अप्लाई कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो यहां पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। कितना अप्लाई कर दिया, मान लो V। तो इसके थ्रू जो करंट पास होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। ये ओम्स लॉ है। देखो स्टेटमेंट, इफ अदर कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज्ड, ये लिखना जरूरी है। इफ अदर कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज्ड then the current through a conductor is directly proportional to the applied potential difference। फिर से सुन लो, है ना। ये बोला है इफ अदर कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज, ये लिखना कंपल्सरी है। क्यों है वो अभी समझाऊंगा। इफ अदर कंडीशन रिमेन्स अनचेंज then the current through the conductor is directly proportional to the applied potential difference। that means V is proportional to I हो गया, और इसी को हम कह सकते हैं V is equals to IR। ये कैपिटल में भी लिख सकते हो, है ना। ये ओम्स लॉ हो गया। अब ये अदर कंडीशन का वर्ड क्यों यूज हुआ, यदि मान लो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ये लॉ फॉलो नहीं होता, है ना। इफ टेम्परेचर चेंज, या एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख देना, या अदर कंडीशन रिमेन्स अनचेंज लिख देना। दोनों नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। 2 नंबर में आया तो 1 नंबर दे सकता है, वो भी रहम का। ये लिखना कंपल्सरी है, क्योंकि यदि टेम्परेचर चेंज हो गया फिर ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, ठीक है ना। और ऐसे कंडक्टर जो इसको फॉलो करेंगे वो ओमिक कंडक्टर, ऐसे कंडक्टर जो इसको फॉलो नहीं करेंगे वो अनोमिक कंडक्टर। इसका क्या मतलब हुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यदि हम V एंड I में ग्राफ खींचेंगे, मान लो हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, यहाँ पे हमने करंट ले लिया, तो इनके बीच में ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, तब तो होता है ओमिक कंडक्टर। लेकिन यदि मान लो हमने V एंड I में ग्राफ खींचा और ग्राफ ऐसा आ गया कर्व, तो समझ लो कि नॉन ओमिक कंडक्टर है, ठीक है। ये ओमिक कंडक्टर लिख लेना, ओमिक कंडक्टर,
और ये नॉन ओमिक कंडक्टर है ना। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जिनमें ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। इफ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन देन नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, तो ये हो गया ओम्स लॉ क्या होता है, कंडीशन क्या होती है ओम्स लॉ की, टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, इसलिए बोलते हैं वेदर कंडीशन रिमेन्स अनचेंज, है ना। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह डिपेंड चेंज हो जाएगा, फर्क आ जाएगा जी, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक, अब हमने जो पढ़ा अब तक उसमें से इतना पार्ट हमने किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बता दिया, करंट क्या होता है बता दिया, रेजिस्टेंस क्या होता है बता दिया, चार्ज क्या होता है बता दिया। फिर ओम्स लॉ का स्टेटमेंट V इक्वल्स टू आई आर, बात खत्म हो गई। SI यूनिट सबकी बता दी, ग्राफ बिटवीन V एंड I, है ना। और इसका स्लोप और निकाल लेना, जैसे मान लो V एंड I का ग्राफ है ना, तो उसका जो स्लोप रिप्रेजेंट करता है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, वो भी लिख लेना। V एंड I ग्राफ लिख लो। द ग्राफ ऑफ V एंड I, मान लो यहां पे हमने लिया वोल्टेज, इस बार ये वोल्टेज लिया हमने, और यहां पे हमने करंट लिया, और ये एक ग्राफ बना लिया। तो इस ग्राफ का हम ऐसे स्लोप निकाल लें। स्लोप निकालना 9th क्लास में सीखा था, नहीं सीखा था तो कोई बात नहीं, 10th के मैथ्स में सीखा हुआ है। ये थीटा हो गया, तो स्लोप होगा, ये तो हो गया डेल वी। डेल वी का मतलब कितना चेंज हुआ पोटेंशियल में, ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल, और ये हो गया डेल आई, यहां पे कितना चेंज हुआ। ठीक है ना, तो आर इज इक्वल टू होता है डेल वी अपॉन डेल आई। मतलब दो वैल्यू ले लोगे, यहां नाप लेना कितना वोल्टेज है, यहां नाप लेना कितना वोल्टेज है, ये हो जाएगा V2 और ये हो जाएगा V1। तो यहां लिख देंगे V2 माइनस V1। यहां पे कितना करंट है ये नाप लेंगे I2, यहां पे कितना करंट है वो नाप लेंगे I1। तो I2 माइनस I1 ये हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एक नंबर का, ऑटोमेटिकल भी आ सकता है। ठीक ना, तो इतनी चीजें आज होनी थी। मैं बैच खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है बैच तो, है ना। इतनी चीजें आज होनी थी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ऑब्वियसली थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही है एक साथ। आनंद भैया बता दो क्या कह रहे हो बड़े। सर ये ओम्स लॉ की कंडीशन एक बार फिर से हाँ, समझा दीजिए। ओम्स लॉ की कंडीशन ये है कि टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, तो हम नहीं सर, डायलॉग लिख देते हैं इफ अदर कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड। सर ठीक उसकी है, स्टेटमेंट समझा दीजिए एक बार किसको। फिर से। सर ओम्स लॉ की स्टेटमेंट समझा दीजिए। हाँ, स्टेटमेंट पहले ये हाँ सर। डायलॉग यही है, इफ अदर कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड, हाँ यानी कि सर। टेम्परेचर नहीं बदलना। फिर लिखेंगे देन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये भी लिख सकते हो, या ऐसे लिख दोगे जो मैंने पहले बोला था वो ये था, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, और यही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर से सुन लो, इफ अदर कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड देन द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I हो गया। यही होता है ओम्स लॉ, जब प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो कांस्टेंट आ जाता है, ये ओम्स लॉ है। ठीक है, ठीक है सर। तुम भाई क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंच जाओ, न्यूमेरिकल नंबर 1, और एक एक मिनट खर्च करो हर न्यूमेरिकल पे, जिससे जल्दबाजी नहीं हो, मैं काफी सारे कर दूंगा। बल्कि मुझे लग रहा है टाइम खर्च हो जाएगा, तुम डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछना। अभी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 7। क्योंकि 1 तो आसान है, 1 का नाम लिया तो 1 को ही क्यों छोड़ के क्या करेंगे, 1 भी कर देता हूं। क्वेश्चन 1, फिर उसके 7 पढ़ना शुरू कर देना। अ कंडक्टर 6.25 into 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया 6.25 into 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम इट्स एंड A to B, A से B जा रहे हैं इन 2 सेकेंड। एक बात तो ध्यान रखो, इसने कहा A to B, ये क्या चल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो
तो पहले ही लिखवा दिया था, यदि इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है तो करंट होगा उल्टा, बी टू ए। एक आंसर तो ये हो गया, देन करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। एक आंसर तो ये हुआ। दूसरा फॉर्मूला था आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, या उसको हम कह सकते थे एन ई अपॉन टी, दोनों लिखवा दिए थे। एन नंबर यहां से लिख लो 6.25 इंटू 10 की पावर 16 चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इट्स 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 and divided by the time, and time is given 2 seconds. काट पीट कर लेना, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 5 आ रहा है। सही है गलत है पता नहीं, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। चेक कर लेना ये सही लिखा नहीं लिखा, शायद सही आ रहा होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कर दो फटाफट। ग्राफ बना लिया होगा, 7th ग्राफ टाइप का बना लेना। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम का प्रॉपर यूज करना, ये नहीं है पढ़ने वाले टाइम में कुछ और खेल कूद में लग जाओ पीछे। इसमें दिया इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये न्यूमेरिकल है ना, केवल वेरिफिकेशन हटा है, न्यूमेरिकल नहीं हटे, इसलिए इसको करना है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर ऑब्टेन्ड, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और ये दिया करंट दिया है। ड्रॉ अ वीआई ग्राफ, तो पहले तो वीआई ग्राफ बना लेना, वो रब बना दे रहा हूं मैं। यहाँ पे वोल्टेज ले लेना, यहाँ पे करंट ले लेना, और शायद ग्राफ ऐसा आ जाएगा, वो ड्रॉ कर लेना खुद। अब इसके बाद कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट V, व्हेन करंट इज 0.5 एम्पियर। तो देखो ऐसा है, ये 0.2 यहाँ दिया है ना, वो ग्राफ पे बनाना पड़ेगा। ग्राफ मिलता है एग्जाम में 0.4, 0.6। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचोगे और फिर यहाँ पढ़ लोगे कितना लिखा है, और वो तुम्हारा काम है। मैं आंसर देख के लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे 1.25 लिखा होगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 0.5 से कितना, और फिर यहाँ से यहाँ, ये तरीका होता है। फिर दूसरे पार्ट में पूछा है द करंट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.75। अब यहाँ से देख लेंगे, इधर से है ना 0.75 ये है, तो यहाँ से ऐसे एरो बना देना और यहाँ से एक करंट बना देना ऐसे, तो ये आ जाएगा जो आंसर में 0.3 लिखा है। एंड द रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस ऐसे लिख लेना, आर इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल आई। कोई सी भी दो वैल्यू ले लेना, है ना, कोई सी भी दो। जैसे मान लो मैं लगातार पहले वाली ले ले रहा हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले वाली में ये आएगा 1 माइनस 0.5, ये पहले की दो वैल्यू है, V2 माइनस V1 अपॉन इसी के नीचे करंट की वैल्यू 0.4 माइनस 0.2, तो ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 बचेगा, नीचे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.2 बचेगा, ये पॉइंट से ही हट गया, तो आंसर आ जाएगा 2.5। ये बढ़िया क्वेश्चन था एक तो 7th। अब 1 से 7 तक सर्च आउट कर लो कौन कौन से तुम्हें करवाने का मन है, फटाफट छाट लो, नंबर लिखो, मैं कर दूंगा 100, या 2-4 मिनट ऐसे ढंग से सॉल्व करके देख लो। किसी को सेकंड करवाना है तो लिख दो भाई जल्दी। और मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है ना। मिली मीन्स जैसे मान लो लिखा है 1 मिली एम्पियर,
तो इसका मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर, ये होता है इसका मतलब। कोई नंबर नहीं लिखा, देख लो भाई, करवा लो, कुछ तो करवाओ। नहीं कराओगे तो बोर्ड के तो करेंगे, इसमें फिर हेल्प करूंगा। कोई नहीं, एक बच्चे ने लिखा, चलो। और नाम तो वैसे भी नहीं बोलता हूँ प्रॉब्लम पूछने वाले का, तो अगली बार पूछेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, अ करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर, तो ये लिख लो I इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ये करंट हो गया। फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, इफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस, ई दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये चार्ज दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन पे। बस खत्म हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल ले, फॉर्मूला लगा दो अभी जो पहले किया था, I इज इक्वल्स टू NE/T। हो सकता है कैलकुलेशन में सब दिक्कत आ रही हो बच्चे को। I की जगह वैल्यू लिख दो, कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू का साइन N, नंबर पता करना है, E 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइड बाई T, और T से लिया है पास इन 1 सेकेंड, तो T1 हो गया। 1.6 से 1.6 काट दो, आंसर आ गया। हो सकता है यहां पे दिक्कत आई होगी बच्ची को, 10 की पावर -19, ये इंडिसेस की चीज हो गई, 10 की पावर -3, ठीक है, और नीचे वाली प्लस हो जाती है तो +19, तो 10 की पावर 16 आ गया आंसर, ये आंसर होगा। इसके बाद इसमें बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो फटाफट, ठीक है, 1 2 7 11 ये आज कर दिए, बाकी कल करवा लेना जो जो तुम्हें पूछने हो। क्वेश्चन नंबर 11, में दिया है, a wire of resistance 9 ohm, a wire of resistance 9 ohm having length 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 ओम का एक वायर है एंड हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर, लेंथ जो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर है, इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, इसी पे 3 गुना कर दिया, इसको ट्रिपल कर दिया, मतलब क्या हुआ कि जैसे ये ऐसे एक बार, फिर एक और बार इसी के ऊपर, फिर एक और बार, ये कर दिया। तो अब इसमें क्या होगा, जो ए डैश है नया एरिया, ये हो जाएगा 3A पुराना एरिया, पुराना ऐसे था वायर, ये पुराना वायर था, और इसकी लेंथ थी 30 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस ये था। अब लेंथ रह जाएगी 10 सेंटीमीटर, ये, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं पुराने वाले की बात, R इज इक्वल्स टू रो L/A, ये फॉर्मूला होता है। R कितना है 9 है, रो कितना है ऐसे ही लिख दो, लेंथ कितनी है 30 है, एरिया कितना है A है, तो यहां से रो/A की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 9/30, है ना, 3 से काटोगे तो 3/10 ऐसे आ गया। अब नया रेजिस्टेंस R डैश क्या होगा, रो
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलता, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ये कभी नहीं बदल सकता, ठीक है। तो रो फिक्स रहता है, बदलता नहीं। इनटू लेंथ, है ना। अब लेंथ क्या है, जो नई लेंथ एल डैश लिख देना एक बार, अपॉन ए डैश लिख दिया। अब वैल्यू रखते हैं, रो इनटू लेंथ, पहले 30 सेंटीमीटर थी, अब ट्रिपल कर दी, यानी कि लेंथ कम हो गई, कितनी हो गई, 10 हो गई, तो 10 लिख देंगे। ए डैश, एरिया अब कितना हो गया, 3a हो गया, तो रो अपॉन ए इंटू 10 अपॉन 3। अब रो अपॉन ए की वैल्यू यहां से देख के लिख दो, कितनी है, 3 अपॉन 10, 10 अपॉन 3, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये 1 आ गया, और 1 यूनिट क्या होगी, ओम होगी, तो 1 ओम आंसर हो गया। ये 11th क्वेश्चन था। अब ऐसे ही बहुत सारे हैं इसमें, है ना, डबल ट्रिपल वाले बहुत सारे हैं। ये कल का काम तुम्हारा इतना है, कहाँ तक हो जाएंगे बता दूं, बड़े आराम से फर्स्ट वाले के तो सारे ही खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, जितने भी न्यूमेरिकल कर सकते हो कर लेना, जितनी प्रॉब्लम पूछनी हो कल तक पूछ लेना, ठीक है ना। ये पहला पार्ट हुआ है, करीब करीब काफी कुछ, और थ्योरी के क्वेश्चन काफी सारे, अभी थ्योरी बची हुई भी है थोड़ी बहुत, वो भी कराऊंगा, है ना। 2-4 जो चीजें बची है वो कल खत्म हो जाएंगी थ्योरी की, आज इसलिए करा दिया, शायद न्यूमेरिकल खत्म कर लेना, कल फिर इसका बी पार्ट शुरू होगा, ठीक। अब कोई बोल रहा हो फटाफट तो हाथ उठाओ, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है, वो सारे होंगे कल, कल नंबर लिखना, वो आज फॉर्म भेज दूंगा 11th वाला, ठीक है ना। चलो कल बचे हुए सारे पूछ लेना जो जो तुम्हें पूछने हो, आज का काम खत्म।